जय हिंद, नमस्कार। देखो, क्षेत्रमिति का सीरीज चल रहा है इस चैनल पर और ये क्षेत्रमिति का लेक्चर नंबर 5 आप लोग के सामने है। देखो, इस लेक्चर में क्या क्या हम लोग सीखने जा रहे हैं वो आप लोग को बता देते हैं। त्रिभुज के कुछ एक ऐसे क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और उसको बनाने का एकदम अलग स्पेशल तरीका हम लोग देखेंगे। कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक आप लोग देखेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, और उसके इस्तेमाल से क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, कहीं नहीं मिलने वाला है, इस बात को हम 100% गारंटी के साथ इसलिए कह सकते हैं कि ये आपको केवल इसी चैनल पर मिलेगा और मेरा खुद का सोचा हुआ तरीका है। देखो, जब हम ये कहते हैं कि मेरा तरीका है, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसको कोई और नहीं सोच सकता है। कोई भी सोच सकता है, आप भी सोच सकते हैं, और कैसे सोच सकते हो सोचने का तरीका भी आप लोग को बता देंगे। ठीक है, बाकी जगहों की तरह नहीं कि आपको बस बता दिया कि देखो बच्चों ऐसा कर लो और आप फिर सर खुजाते हुए घर वापस आ गए कि ये कैसे हो गया, मैजिक था क्या। तो मैजिक नहीं होता, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट आप लोग अगर सीख जाते हैं तो खुद भी ट्रिक बना सकते हैं, खुद भी बहुत अच्छे अच्छे फार्मूलाज बना सकते हैं और बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं किस तरह के क्वेश्चन लिए गए। देखो, सबसे पहले एकदम बेहद आसान सा क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो, आम लड़के क्या करेंगे, ऊंचाई दिया हुआ है 15, तो ऊंचाई से निकालेंगे भुजा का मान, भुजा से निकालेंगे फिर क्षेत्रफल का मान। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब आपको निकालना है क्षेत्रफल तो करना बस ये है कि ये जो ऊंचाई दिया हुआ है आपको 15, क्षेत्रफल क्या होगा, इस 15 का वर्ग करो। तो 15 का वर्ग 225 तो सभी को पता है, मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। और 15 का वर्ग किया, इसमें एक √3 से गुना करो और एक 3 से भाग करो, बस यही हो गया क्षेत्रफल। 3 से 225 को काटेंगे तो कितना आएगा, 75, मतलब 75√3, आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और आप खुश हो गए कि वाह सर क्या तरीका बताया है। लेकिन भाई, इतना बता के केवल हम छोड़ देंगे तो मेरा मन नहीं मानेगा कि बेईमानी हो गया आपके साथ। ठीक है, और हम ये करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो देखो, कोई भी फॉर्मूला या ट्रिक जब भी आपको बताया जाता है तो आपके मन में हमेशा ये आना चाहिए कि ऐसा हो क्यों गया, उसको सीखने का कोशिश कीजिए। और जब तक आप उसको नहीं सीखेंगे तब तक समझना अधूरा है। ठीक है, केवल ट्रिक जान लेने से नहीं होगा, ट्रिक के पीछे की कहानी जानिए, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, फिर आप अलग अलग ट्रिक खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं क्यों इस तरीके का हुआ। देखो, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज का एक लेक्चर इसी के प्लेलिस्ट में है आपका, शायद लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, उसमें आप लोग को बहुत डिटेल में हम समझा चुके थे कि किसी समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो √3/2a होता है। ठीक है, ये ऊंचाई का फॉर्मूला निकाले थे हम लोग, कायदे से निकाल के बताया गया था, केवल ये नहीं कि ऊंचाई इतना होता है रट लो। ठीक है, वहाँ तरीका पूरा बताया गया था। और क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है भाई, √3/4a², ये होता है क्षेत्रफल। ये भी आप लोग को ड्राइव करके बताया गया था। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से कोई अगर a का मान निकाले, a क्या है, a भुजा है। ठीक है, a क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। ठीक है, कोई a का मान निकाले तो क्या नजर आएगा भाई, 2h/√3। ठीक है, मतलब कि यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, अगर a का मान इसमें रख दें तो एरिया बराबर क्या नजर आएगा, √3/4 गुना 2h/√3 गुना 2h/√3। ठीक है, और देखो 2 दूना 4 से ये 4 कट गया और √3 से एक √3 कट गया, मतलब क्या आ गया, h²/√3। तो एक फॉर्मूला तो एरिया का ये भी है। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। और दूसरा बात ये कि इसको अगर ऊपर नीचे कोई √3 से गुना कर दे, मतलब इसको गुना कर दें आप ऊपर भी √3 से नीचे भी √3 से, तब ये क्या नजर आएगा, h², मतलब √3h²/3। ठीक है, √3 गुना √3 कितना हो गया, 3, ये हो गया एरिया। एरिया कितना हो गया, √3h²/3। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एरिया का फॉर्मूला आया, एक तो आया h²/√3, एक फॉर्मूला आया √3h²/3। ठीक है, अब जिस तरह का ऑप्शन आपको दे उस तरीका का यूज करना। अब इसी में अगर ऑप्शन में 75√3 नहीं देके बटा में √3 रहता, तब हम लोग क्या कहते हैं कि भाई 15 का स्क्वायर 225 करो
और बटा में √3 करो, बस इतना ही पर आपका क्षेत्रफल मिल जाएगा, ये होगा एरिया। ठीक है, तो ये कोई अलग ट्रिक थोड़ा ही हो जाता, ये वही ट्रिक है, ये वही चीज है। तो जब आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो नई नई चीजें आपके सामने निकल के आती हैं। ठीक है, इसी को तो कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होना। ट्रिक रट लेने को थोड़ा ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना कहते हैं। तो ट्रिक से बच के रहो मेरे भाई। ठीक है, ये यूट्यूब का ज्ञान जो है ना, ये लोगों का बहुत नुकसान कर रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स का बहुत नुकसान कर रहा है, क्योंकि रेडीमेड पका पकाया माल खाने का आदत हो गया है लोगों को। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझिए हमेशा। अब देखो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया बात है। उसकी भुजाएं AC और AB पर दो समबाहु त्रिभुज ACD और AB बनाए गए हैं। तदनुसार दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं है। कायदे से अगर आपको पता हो तो आप बिना कलम चलाए इसका आंसर बोल सकते हैं कि कौन होने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका कॉन्सेप्ट समझो क्या है। ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड और भी जो जानकारियां हैं वो आपको मिल जाए। तो पहले क्या है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसा होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कि दोनों भुजाएं बराबर हो। चलो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भुजा कितना है भाई, 5 और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों भुजा 5-5 सेंटीमीटर, 45 डिग्री का ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसका नाम दे लो। ठीक है, नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, ABC। समकोण त्रिभुज वाला एक वीडियो है, शायद लेक्चर नंबर 3 है इसी प्लेलिस्ट में। उसमें आप लोग को बताया था कि अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजाएं AA हो तो उसका ये विकर्ण जो है ये √2a होता है। क्यों होता है ये वहां बताया था, तो जरूर आप लोग देखें अगर ये बात ना पता हो। ठीक है, तो उस वीडियो को जाकर देखें। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी ये होता है कि दो भुजा बराबर होती है, बराबर भुजाओं के सामने के कोण 45 डिग्री होते हैं। ठीक है, तब ये समद्विबाहु समकोण कहलाता है। अब देखो इसमें कहा यह जा रहा है कि ये जो AC है, ये जो AC है विकर्ण, ठीक है, इस पर एक त्रिभुज ACD बनाया जा रहा है। ठीक है, ACD बनाया जा रहा है, ये एक विकर्ण बनाया जा रहा है ACD। और ABE बनाए गए हैं, तो AB के साथ E बनाओ। ठीक है, ये बनाया गया। ये दो समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं, इनके भुजा का माप आपको पता है। इसका भुजा A यूनिट का, इसका √2a यूनिट का है। और A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, है ना। समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी √2a होगा, √2a होगा। तो इसमें अगर पूछा जा रहा है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ABE पहले है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना ACD कितना होगा भाई, क्षेत्रफल का अनुपात। तो भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। ठीक है, भुजा कितना है, ऊपर वाले का A है, नीचे वाले का √2a है। मतलब अनुपात कितना हो गया, भुजा का अनुपात 1/√2 और इसके वर्ग के बराबर होगा, मतलब स्क्वायर के बराबर, मतलब 1/2 ये होगा अनुपात। ऑप्शन नंबर 3 आया बात समझ में। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल का अनुपात होगा। क्यों होगा अभी आप लोग को बताएंगे। ठीक है, वैसे ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ज्यादा कुछ इसमें अभी हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग को कुछ एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इसमें आपको और बताना चाहते हैं, जो कि मिलते जुलते क्वेश्चन आपके बनेंगे उससे। ठीक है, देखो पहली बात तो ये कि ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि दो समरूप त्रिभुज हम लोग खींचते हैं। ठीक है, त्रिभुज तो कैसा भी हो सकता है, त्रिभुज कैसा भी हो सकता है। चलो एक त्रिभुज खींचो ऐसा। ठीक है, ऊपर का कोण हम लोग रखते हैं कितना, 100 डिग्री। ठीक है, एक त्रिभुज ये खींचा, एक दूसरा त्रिभुज और खींचो जिसमें ऊपर का कोण हम लोग 100 डिग्री रखेंगे। ठीक है, छोटा बड़ा दिख रहा है दोनों त्रिभुज। ठीक है, एक त्रिभुज ये है भाई और एक त्रिभुज ये दो त्रिभुज हैं आपके सामने और दोनों त्रिभुज समरूप हैं।
ठीक है, ध्यान से समझना, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई और एफ, ये दो त्रिभुज समरूप हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से समझना। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ये कितना होगा भाई, भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो इसका मतलब कौन सी भुजा, तो जो दो समरूप त्रिभुज अगर हैं तो उसकी जो संगत भुजाएं होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, सीपीसीटी रूल होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर इस कोण की सी के सामने भुजा कौन है, ए बी, यहां एफ के सामने भुजा है डी ई। मतलब कि आप ऐसा कहेंगे कि भाई ए बी स्क्वायर बटा में डीई स्क्वायर के बराबर होगा, या अगर ये कोण और ये कोण बराबर हो तो इसके सामने का भुजा ये BC और इसके सामने का भुजा ये AF, मतलब BC स्क्वायर बटा में EF स्क्वायर के बराबर हो। और तीसरा भुजा ये है AC और DF, मतलब AC स्क्वायर बटा में DF स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर, या भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर, एक ही बात है। अगर कोई इसको ऐसे लिखना चाहे कि भाई AC बटा DF का होल स्क्वायर, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो भुजा के अनुपात का वर्ग कहें या वर्गों का अनुपात कहें, एक ही बात है। पहली बात तो ये। और दूसरा बात इसमें यह सीखिए कि अगर परिमाप का अनुपात कह दे तब क्या होगा। ठीक है, अगर परिमाप का अनुपात कहता तो क्या होगा, देखो इसी में अगर ये लिखो कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, अभी और भी कुछ इसमें आपको बताएंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, अगर अनुपात परिमाप का करना हो तब कोई वर्ग करने का जरूरत नहीं, क्योंकि देखो क्षेत्रफल निकालने में तो वर्ग सेंटीमीटर वगैरह आता है ना, तो इसलिए भुजा भुजा 2 बार गुना होता है। पेरीमीटर में कोई मतलब वर्ग वाला हिसाब किताब होता नहीं है, अनुपात क्या होता है, सेंटीमीटर मीटर ऐसे में आता है, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगाने का जरूरत नहीं है। सीधे भुजा का अनुपात मतलब AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा में DF के बराबर होगा। सीधे भुजा का अनुपात करना है। इसके अलावा आप लोग को कुछ और भी एडिशनल जानकारी दे दें कि अगर इसी में कह देता कि आपको शीर्ष लंब दिया हुआ है, शीर्ष लंब का अनुपात इतना है, तो आप उसके भी अनुपात के बराबर करते तो भी आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात और परिमिति का अनुपात आपको मिल जाता। या फिर शीर्ष लंब, माध्यिका, कोण समद्विभाजक, भुजा समद्विभाजक, किसी का भी अनुपात आपको पता हो तो उससे आप क्षेत्रफल का अनुपात और परिमिति का अनुपात इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, 100% फुल प्रूफ तरीका है, कहीं कोई गलती कभी नहीं होगी, मेरा गारंटी है। और देखो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि मेरा बताया हुआ है, ये आपको हर किताब में मिल जाएगा। बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर अनेकों बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस बात को एकदम बहुत अच्छे से याद रखना है। इसका प्रूफ वगैरह जो है आपको ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, क्षेत्रमिति से इसका उतना रिलेशन है नहीं, लेकिन पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, इसलिए आपको जानना जरूरी है। ज्योमेट्री में इसका प्रूफ आएगा डिटेल में। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है, 544 सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो इसको भी हम लोग बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। ठीक है, आप लोग पॉज करके खुद से बनाइए, फिर देखिए कि क्या मेरे तरीके से लड़ता है आपका तरीका कि नहीं। ठीक है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक जो है
एक समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसमें क्या है, बोला जा रहा है कि आधार की 5/6 गुनी है, आधार की 5/6 गुनी है। मतलब आधार अगर 6 रहा होगा तो बाकी दोनों जो बराबर भुजा है, समान भुजा है, वो जरूर 5 और 5 रहा होगा, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, तभी तो 5/6 गुना आएगा। 6 का 5/6 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 5 5 होगा, ठीक है। कोई ये भी कह सकता है कि नहीं सर, नीचे अगर a मानेंगे तो बगल वाला 5a/6 होगा, हो सकता है भाई मेरे, लेकिन इससे कैलकुलेशन आपका खतरनाक हो जाएगा, तो क्यों भिन्न में ले जाना है, ठीक है। तो सीधा सीधा हिसाब रखना है, ये 5a, ये 5a और ये 6a, ठीक है। ये अगर इस तरीके से हम लोग लिख लें तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसका ऊंचाई भी डाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो ऊंचाई का तो जरूरत पड़ेगा ही ना, तो ऊंचाई डाल लो, ऊंचाई इसका डाल लो। चलो ब्राउन कलर से ऊंचाई दे देते हैं, ठीक है। ये है भैया ऊंचाई इसकी, ठीक है। और ऊंचाई कितनी होगी, आप लोग को समद्विबाहु त्रिभुज जो बताया गया था लेक्चर नंबर 2 में, उसमें आप लोग को बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज का ये जो ऊंचाई होता है ये आधार को बराबर बराबर बांटता है। मतलब कैसे बांटता है भाई, तो 3a और 3a में बांट देगा आधार को। तो अब देखो यहाँ 3 नजर आ रहा है, कर्ण 5 है, तो ऊंचाई जरूर 4a होगा। अब जो लड़के डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये बात समझ में नहीं आएगा कि सर कैसे 4a लिख रहे हैं, तो भाई इसके लिए आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला वीडियो देखना होगा। उसमें आप लोग को बताया गया है कि 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। एक साइड 3 है, एक कर्ण 5 है, तो बीच वाला साइड 4 नजर आएगा। तो बस वही हिसाब है, और नहीं तो फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर करके समय बर्बाद करके आप 4a निकाल के लाएंगे, ठीक है। तो अगर आप सीरीज को सही तरीके से फॉलो करते हैं इस चैनल को, तो आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने के लिए मिलेगा जो एकदम कैलकुलेशन को सुपर फास्ट करेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसके पहले त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 544। तो यहाँ देखो परिमाप कितना नजर आ रहा है, 5a और 6a, मतलब 10 6 16a तो यहीं दिख रहा है। 16a परिमाप जो दिख रहा है उसका मान है 544। तो 16 से 544 काटेंगे तो 16 तिया 48 और 16 चौका 64। a का मान आ गया कितना, 34, और a अगर 34 है तो इसका ऊंचाई हो जाएगा 4a, मतलब 4 गुना 34, और नीचे जो भुजा है 6a, ठीक है, आधार बेस जो है ये कितना है 6a, मतलब 6 गुना 34। और क्षेत्रफल निकालना है भैया, तो क्षेत्रफल का मान होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का अलग से फॉर्मूला भी क्षेत्रफल का आप लोग को बताया था, जो कि √4b² - a² बटा कुछ कुछ करके होता है, ठीक है। अगर उसमें आप रखोगे इतना बड़ा मान को तो फंस के वहीं अटक जाओगे। तो इसलिए वो फॉर्मूला बताते समय भी आप लोग को बताया था मैंने कि हम लोग इस फॉर्मूला को देख तो रहे हैं लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है। आधार कितना है, 6 गुना 34, और ऊंचाई कितना है भाई, 4 गुना 34, ठीक है। अब 2 से 6 कट गया 3 बार में, नजर क्या आया भाई, 12 गुना 34 गुना 34, मतलब 34 का वर्ग, ठीक है। देखो दिक्कत ये है कि 4 का वर्ग तो 16 होता है, 6 दूना 12, सबके पीछे 2 है, ठीक है। तो इकाई अंक से ऑप्शन पकड़ना यहाँ संभव है नहीं, सबके पीछे 2 है। एग्जामिनर थोड़ा सा चालाकी कर गया है यहाँ पे कि सारे ऑप्शन में पीछे 2 रख गया, नहीं तो फिर आंसर बहुत आसानी से बन जाता बिना कैलकुलेशन किए हुए। लेकिन फिर भी हम लोग इसका कैलकुलेशन बहुत आसान तरीके से अभी करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो 12 गुना, अब 34 का वर्ग करना है, ठीक है। तो देखो वर्ग करने का शॉर्टकट तरीका कई सारे वीडियोस में बताया आप लोग को, ठीक है। कैसे करना है, देखो 34 का वर्ग है, ठीक है, तो पहले 4 का वर्ग करो। 4 का वर्ग कितना होता है, 16, बाकी कितना हो गया 1। फिर क्या करना है, 4 तिया 12, 12 को 2 से गुना करो, 12 दूना 24, 24 और ये 1 कितना होगा 25 का 5, बाकी कितने रह गए 2। अब 3 का वर्ग होता है 9, 9 में ये 2 करना है, जोड़ना है, तो 9 2 11, ये हो गया 1156।
अब 12 से गुना कर लो, बहुत आसान है। 12 छक 72 का 2, बाकी के 7, 12 पचे 60, 7 67, फिर बाकी का 6, और 12 गुना 11 132 होता है, और 6 138। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। आया बात समझ में कैसे आसानी से हम लोग को कैलकुलेशन करना है? तो बिल्कुल घबराने का बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आओ कहीं भी कैसे स्क्वायर कर दिए, आप रिपीट करके देख लीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन पे ऐसे वर्ग निकाल के प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि 38 का स्क्वायर क्या होगा, 56 का स्क्वायर क्या होगा, 71 का स्क्वायर क्या होगा, फिट हो रहा है कि नहीं मेरा तरीका। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन कैसे हम लोग आसानी से करेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज के पर शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। जहां समद्विबाहु त्रिभुज देखो ना, मन खुश हो जाता है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज देख के आपके दिल में अच्छा ख्याल आना चाहिए। ठीक है, कैसा ख्याल आना चाहिए? देखो जैसे ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अब इसमें शीर्ष से डाला गया है लंब, तो डाल दो लंब। चलो एक लंब डालें हम लोग, आओ लंब डालें, यहां से इधर लंब डाल दिया। अब लंब डाल दिया तो फिर लंब के बारे में क्या कहा जा रहा है भाई? 8 सेंटीमीटर का लंब है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का लंब है। आधार कितना है पता नहीं, किनारे वाली भुजा कितनी है पता नहीं, परिमाप पता है 64, कि सब जोड़ के 64 आना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखो बहुत मुश्किल काम आपके लिए हो जाता है अगर ए और बी पता है। ठीक है, पता ही नहीं है, ए और बी कुछ पता नहीं है। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का एक अलग से फॉर्मूला खतरनाक सा ड्राइव करके आप लोग को दिखाया था मैंने, लेकिन उसको याद करने का भी मन नहीं होता है क्योंकि इतना खतरनाक था। तो फिर देखो करना क्या है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आप लोग को बताया था मैंने एक कि 8, 15 और 17 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो अगर ये समकोण त्रिभुज जो ये आधा समकोण त्रिभुज है, इसमें ऊंचाई 8 है और नीचे वाला अगर 15 हुआ तो जरूर ये बगल वाला 17 होना चाहिए, और ये 17 हुआ तो ये भी 17 होगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, और इधर 15 है आधा तो इधर भी 15 होगा। तो 17, 17, 34 और 15, 15, 30, मतलब परिमाप कितना हो गया? 64 हो गया। मतलब कि हमारे क्वेश्चन पे ये मामला फिट हो रहा है। तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं है अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद हो। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक आप कुछ ये ढूंढ सकते हैं कि सर पिक्चर में ये 15, 15, 30 जो है ये 17 से ज़्यादा होना चाहिए था, मतलब आधार थोड़ा चौड़ा दिखाना चाहिए था। तो हमको उससे कुछ करना भी नहीं है एग्जैक्ट फिगर बना के, एग्जाम में तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए भाई, तो 1/2 गुने आधार कितना हो गया? 15, 15, 30 गुना ऊंचाई कितना हो गया? 8, और 2 से 30 कट जाएगा कितनी बार में? 15 बार में। 15 अठे 120 हो जाएगा क्षेत्रफल, मतलब ऑप्शन नंबर 4। अब देखो ये करते हुए मेरे दिमाग में एक और ख्याल आ रहा है, ये ख्याल आ रहा है कि जब भी आपको किसी भी समबाहु त्रिभुज का, किसी भी समबाहु त्रिभुज के ये आधार का आधा अगर पता हो ना, मतलब आधा जैसे यहाँ 15 पता है, ऊंचाई पता है, तो सीधे आप 8 गुना 15 कीजिए, मतलब आधार का आधा में 8 से सीधे गुना कीजिए। जरूरी नहीं है कि पूरा आधार निकाले फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करें, क्योंकि यहाँ आधा से ये आधार गुना होके फिर आधा ही तो हो जा रहा है, तो पूरा आधार क्यों लेना है? आधा ही आधार लो जब आधा आधार पता है तो आधा आधार 15 है और लंब 8 है। ठीक है, तो 15 8 120 हो गया। अब सुन के कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या आधा और आधार लगाए हुए हैं सर, लेकिन भाई मेरा यही कॉन्सेप्ट है, एंजॉय कीजिए। अगर मन से एंजॉय करते हैं तो गणित से बढ़िया टेस्टी रसगुल्ला कुछ नहीं है। ठीक है, मन लगा के खाइए, एंजॉय कीजिए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंदर निहित किया गया है, तदनुसार उस त्रिभुज को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या क्वेश्चन है? ठीक है, सबसे पहले तो एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज खींचना है। ठीक है, तो भाई समलंब समद्विबाहु खींचो। समलंब समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है आप लोग को बताया जा चुका है। ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, तो खींच ले हम लोग। चलो ये 45, 45, 90 देख लो, इसमें समलंब समद्विबाहु है ना, 4.9 का साइड है दोनों बराबर वाला, और 45, 45 का कोण है। नहीं देखो यहाँ पर चेक करो, 45, 45 का कोण है, 4.9 का साइड है,
तो ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, ये साइड जो है ये इसके बराबर है, इस साइड के बराबर है, ठीक है, ये दोनों साइड बराबर है, तो समलंब समद्विबाहु है। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसका जो भुजा है, ठीक है, इसका जो भुजा है ठीक है, इसके कोण को हटा रहे हैं और त्रिभुज को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, बाहर से वृत्त चाहिए तो बाहर से वृत्त बना लो, ये वृत्त हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें केवल अर्धवृत्त पे ध्यान देना है, बन तो गया पूरा वृत्त लेकिन आपको केवल अर्धवृत्त पर ध्यान देना है, ठीक है, ये आधा वृत्त पर ध्यान नहीं देना है, आधा वृत्त पर ध्यान नहीं देना है। जैसे इस आधा वृत्त को आप हटाइए, ठीक है, ये आधा वृत्त को हटा दिया जाए, ठीक है, यहाँ से इसको हटाओ, मान लो कि ये है ही नहीं, खत्म करो इसको, ठीक है। ये अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त के अंदर एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस त्रिभुज को छोड़कर जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है वो कितना होगा, मतलब कि यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट जो है ये और इसका मान पूछा जा रहा है, मतलब कि ये निकालने के लिए क्या करना होगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा तब मिलेगा। आया बात समझ में। लेकिन देखो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे कि पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है त्रिज्या 7, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ना केवल 7 का वर्ग कर दो, 7 का वर्ग मतलब 49 होगा, ये समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल 49 होगा। ये मेरा ट्रिक है, क्यों है ये आपको बताएंगे, ठीक है। ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा कि किसी अर्धवृत्त या वृत्त के भीतर खींचा हुआ समद्विबाहु समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, आर स्क्वायर के बराबर होता है समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल, कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी। ये मेरा तरीका है, ठीक है। अब इसमें ये साइड वाला निकालना है, तो ये जो साइड वाला जो निकालना है इसके लिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं, इसमें से इसको घटाना होगा, तो ये निकालो 1/2 पाई कितना होता है 22/7 गुने आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, 2 से 22 काटोगे तो 11 बार में कटेगा, 7 से 49 कटेगा 7 बार में मतलब 77, और इस 77 में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 49 को अगर घटाएंगे तो घट के कितना आएगा 28, नहीं 17 से 9 गया 8, 6 से 4 गया 2, 28, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। एक तरीका तो ये है, इरेज कर रहे हैं इसको। दूसरा तरीका क्या है जो जनरली लोग यूज करते हैं वो भी आप लोग को बता दें, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स पढ़ने का मजा यही है जब उसको हर तरीके से अपने हिसाब से घुमा सको, केवल एक तरीका सीखने या एक ट्रिक सीखने से कुछ नहीं होता है, उसको अपने तरीके से घुमाना आना चाहिए। देखो क्या हम कहना चाह रहे हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता ही है, दूसरा इस समद्विबाहु समलंब का जो क्षेत्रफल है ये कितना होगा, तो ये आर स्क्वायर होगा, ये अभी आप लोग को बताया गया था, ठीक है। यहाँ से अगर ये त्रिज्या एक और खींचोगे तो ये 90 डिग्री पर कटेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, r प्लस आर मतलब 2r आधार हो गया और ऊंचाई हो गया r, मतलब कितना 1/2 गुने ऊंचाई r है और आधार 2r है, कर्ण जो है, तो 2 से 2 कट गया, r स्क्वायर नजर आया इधर, आया बात समझ में, मतलब कि r स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे तो 1/2 गुना पाई 22/7 नजर आएगा पहले हिस्से में से, घटाओ दूसरा हिस्सा में 1 है, और यहाँ 2 से 22 काटेंगे तो कितना आएगा 11, 7 एकम 7 इसमें से 11 से ले जाके घटाएंगे तो आर स्क्वायर का मान निकल के आएगा 4/7, आर स्क्वायर का मान नहीं, ये जो शेडेड रीजन है ब्राउन कलर से जो रंगा हुआ है उसका मान क्या निकल के आएगा 4/7 आर स्क्वायर, और आर का मान 7 है तो लोग ये करेंगे कि 4/7 गुना 7 गुना 7, ठीक है, और 7 से 7 काट के कहेंगे 7 चौका 28 इसका आंसर आएगा। तो ये तरीका भी लोग लगाते हैं लेकिन ये भी थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका वही है कि आपको इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि आर स्क्वायर है और इसको निकालो और घटा लो, ठीक है। तो
क्योंकि कैलकुलेशन आसान है, जहाँ पे डाटा कुछ अजीब सा दिया रहे, अलजेब्रा में डाटा दिया रहे या फिर इजीली कैलकुलेट नहीं होने वाला दिया रहे, वहाँ पे फॉर्मूला का कैलकुलेशन आसान पड़ता है कई बार। ठीक है, तो क्षेत्रमिति में दोनों तरह की चीज़ें हैं, या तो कैलकुलेट करके फिर घटाओ, या पहले घटा लो फॉर्मूला ही, फिर जो फॉर्मूला है उसमें मान रखो, दोनों तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, देखो ये जो कॉन्सेप्ट अभी आप लोग को बताया गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए स्टार देके, क्योंकि ये आपको केवल यही मिलेगा। यदि किसी आर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर खींचे गए समलंब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आर स्क्वायर होगा। यदि नहीं, यहाँ पे यदि जबरदस्ती लग गया, यदि को हटा लो। ठीक है, यहाँ यदि को आप हटा लीजिए। किसी आर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर खींचे गए समद्विबाहु समलंब त्रिभुज। ठीक है, तो देखो ये एक समद्विबाहु समलंब त्रिभुज हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, ये एक समद्विबाहु समलंब त्रिभुज है और ये वृत्त के भीतर होना चाहिए। ठीक है, और इसका खासियत ये है कि इस वृत्त की त्रिज्या आर दी हुई है, और वृत्त की त्रिज्या आर दी हुई है, तो इस समद्विबाहु समलंब त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए अभी अभी आप लोग को बताए थे कि क्या करते हैं, यहाँ से इधर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये 90 डिग्री आएगा। और ये क्यों 90 आया? ठीक है, 90 क्यों आया? क्योंकि हम लोग यहाँ शीर्ष से इसको मिला रहे हैं। ठीक है, और क्यों आएगा ये भी देखो, जैसे ये वाला भुजा के बराबर है ना, ये भुजा इसके बराबर है, ये तीसरा भुजा कॉमन है, तो इधर का त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में सारे कोण और भुजाएं आपस में बराबर होती है, CPCT यहाँ पे कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, पीछे एक जगह पे समरूप में बता दिया था, वो थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया था, उसको आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT। तो भाई इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, और दोनों को जोड़ के 180 भी होना चाहिए। तो इसका मतलब x प्लस x अगर 180 डिग्री है, तो इसका मतलब 2x का मान 180 डिग्री है, और x का मान क्या नजर आएगा? 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे ये राइट एंगल गिर रहा है, और 90 पे गिर रहा है, तो ये ऊंचाई का काम कर सकता है। और अगर ये ऊंचाई का काम कर सकता है, तो है ये भी त्रिज्या ही, क्योंकि केंद्र से मिलाया गया है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार हो जाएगा 2r। क्यों? क्योंकि ये भी r है, ये भी r है। ठीक है, दोनों त्रिज्या, इसलिए आधार हो गया 2r और ऊंचाई हो गया r। तो 2 से 2 कट गया, कितना आया? r स्क्वायर। ये r स्क्वायर क्या हो गया? क्षेत्रफल किसका? तो समद्विबाहु समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब वो किसी वृत्त के भीतर खींची हुई हो जिसका त्रिज्या r है। तो r त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर अगर समद्विबाहु समलंब त्रिभुज खींचेंगे, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सीधे त्रिज्या का वर्ग कर देने का जरूरत है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक कॉन्सेप्ट और याद रखिए कि अगर ये पूछ दिया जाए कि उस त्रिभुज को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर r स्क्वायर है। तो r स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो पाई -1 नजर आएगा। ठीक है, ये होगा किसका? त्रिभुज के अलावे वृत्त का क्षेत्रफल लिख लो। ठीक है, त्रिभुज के अलावे वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब कि ये शेडेड रीजन। चलो इसको कलर कर दे रहा है। देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि समझने जरूरी है और लोग स्किप कर देते हैं, और मैथ का अधूरा ज्ञान लेके एग्जाम में जाते हैं, फिर बोलेंगे कि सर क्वेश्चन में नहीं बना, बहुत मुश्किल आया था पेपर, खतरनाक आया था, बहुत हार्ड आया था। अरे हार्ड क्या होता है? पेपर होता है, कागज का बना हुआ नरम सा। ठीक है, उसको मोड़ दो, अब तो कागज भी नहीं आता है, अब तो हार्ड कुछ रहा ही नहीं, सब सॉफ्टवेयर में आ रहा है। ठीक है, तो हार्ड क्यों कहते हो भाई? हार्ड कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो लाल रंग का शेडेड रीजन लिखा है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? r स्क्वायर इंटू पाई -1। इसके अलावा आप इसको ये भी कह सकते हैं, पाई -1 को क्या कह सकते हैं? 22/7 घटाओ 1। तो 7 इसमें से घटाओगे 22 में से, तो 22 में 60 घटेगा तो कितना आएगा? 15/7, है ना। 15/7 r स्क्वायर भी हो सकता है इस शेडेड रीजन का मान, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ये एक अलग फॉर्मूला बन गया। तो आप गणित को जितने तरीके से घुमाएं,
ठीक है, जितने तरीके से उसको ट्विस्ट करें, नए नए फॉर्मूले बनाए, उससे घबराना नहीं है कि बहुत सारा हो गया, उससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसलिए एक्सपेरिमेंट खुद भी करते रहना है, बाकी तो हम आप लोग के लिए करके लाते ही रहेंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।